अरे बेटा 8:30 बज रहे, अभी तक घर नहीं आया तू, कहाँ रह गया आज? मम्मी वो ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था ना, इसलिए निकलने में लेट हो गया, बस आ ही रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ, डिनर बन गया ना? बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा बन गया, छोले बनाए, आजा जल्दी से, मेरे फोन में ना बैटरी खत्म हो रही है। इससे पहले कि रमन कुछ और कह पाता, माँ रंजना के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और फोन कट जाता है। उधर छोले का नाम सुनकर रमन के मुंह में पानी आ गया था। माँ ने पूरी बात भी नहीं सुनी। अगर 20 सेकंड और चल जाता मम्मी का फोन तो क्या हो जाता। कम से कम उन्हें बता तो देता कि मेरे लिए छोले के साथ चावल और पूरी दोनों बनाकर तैयार रखे। इतने जोरों की भूख लगी है कि घर पहुंचने के बाद 5 मिनट भी इंतजार नहीं होगा। खैर फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए रमन गाड़ी चलाते हुए तेजी से घर की ओर आने लगता है। आधे घंटे में रमन घर पहुंच चुका था। मम्मी चावल पूरी सब बनाकर तैयार रखा है ना? अब वेट मत करो, आओ फटाफट खाना लगा दो। अरे तू पूरी की बात कर रहा है, तू डाइनिंग टेबल पर बैठ तो सही, खाना देखकर मुंह में पानी आ जाएगा तेरे। रमन जल्दी से अपना ऑफिस का बैग टेबल पर पटकता है, हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी देखता है कि सामने से माँ एक प्लेट में छोले और भटूरे लेकर उसकी ओर चली आ रही है, जिसे देखकर अभी तक एक्साइटमेंट में चमक रहा रमन का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। मम्मी यार कभी तो कुछ ढंग का खाने के लिए बना दिया करो। तो मैं क्या तुझे रोज बेढंगा खाना बनाकर खिलाती हूँ? इतनी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, अब इसमें क्या हीरे मोती जड़ दूं तुम बाप बेटे के लिए खाने में? क्या हर रोज का ड्रामा है? बाप के लिए बनाओ तो बेटे को पसंद नहीं आता, बेटे के पसंद का बना दो तो बाप मुंह बना लेता है। घर में गिनती के 3 लोग हैं, लेकिन उसमें भी किसी के विचार आपस में मिल नहीं सकते। मम्मी बस आदत हो गई है तुम्हारी बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने की। अरे तुम क्या जानती नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? खूब अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारे ये सफेद छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे छोले उबाल कर रख देती हो, ना खुशबू होती है ना स्वाद। भाई मैं तो ये कहता हूँ काबुली छोले नाम है ना इनका, तो काबुल वाले को खाने दो। आप क्यों बनाती हो हफ्ते में 2-2 बार? इंडिया के लोगों को विदेशी चीजों का इतना क्रेज क्यों है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। अपने देश में मिलने वाली चीजों की कद्र क्यों नहीं करते हम लोग? हाँ बेटा ठीक बोल रहा है तू, कल से ना घिया तोरी बनाना शुरू कर देती हूँ। सबसे देसी तो यही होगा ना। आपसे कुछ भी कहना बेकार है मम्मी। कितना सर पटक लो, लेकिन करना तो आपको वही होता है जो आपको अच्छा लगता है। आप कौन सा किसी की सुनने वाली हो? आप ऐसा करो पापा जी को ही खिला दो ये छोले, मैं जा रहा हूँ अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करने। हम तो भैया आज अपना पिज्जा खाकर ही डिनर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अभी 2 मिनट पहले तू मुझे देसी खाने के लिए ज्ञान दे रहा था और अब कह रहा है पिज्जा खाने जा रहा है। तो पिज्जा कौन सा देसी खाना है ये भी तो बता जा। अब क्या करूं मैं, घर में तो कोई सुनने वाला है नहीं। भूखे सोने से अच्छा है कुछ तो खा लूं। आजकल के बच्चों से बस नखरे करवा लो, बहाना चाहिए इन्हें बाहर का खाना खाने के लिए और गलती माँ की निकाल देते हैं। अब घर में 4 लोग हैं, क्या 4 तरह का खाना पका है? अरे हम औरतें इंसान नहीं होती क्या, जिसको देखो अपनी फरमाइश सुनाकर चला जाता है। कुछ देर में रमन ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लिया था और पिज्जा खाने के बाद रमन सोने के लिए अपने कमरे में चला गया था। अगले दिन मम्मी आज रात का मेरा खाना मत बनाना, दोस्त के बेटे का बर्थडे है, वहीं खाना खाकर आऊंगा। अच्छा है ना, वैसे भी घर में कौन सा तो खुश होकर खाना खाता है। 2 रोटी खाता है, 36 नखरे दिखाता है। माँ के हाथ का खाना आजकल तो गले से कहाँ उतरता है तेरे। जा पार्टी में ही पेट भर के खाकर आ। मम्मी क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, निकल रहा हूं मैं। देर रात को जब रमन ऑफिस से लौटता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल सफेद पड़ी हुई थी। क्या हुआ बेटा, इतना थका हुआ परेशान क्यों नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? खाना वाना खाकर आया है ना तू? खाने का तो नाम ही मत लो आप। पता नहीं लोगों को छोले भटूरे इतने पसंद क्यों है। खा खाकर खुद भटूरे हुए जा रहे हैं लोग, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज उस अंकित के यहाँ पार्टी में भी छोले भटूरे बने थे। अरे कितना छोले भटूरे खाए भाई कोई। मुझे तो वैसे भी इन सफेद छोलों के नाम से ही चिढ़ है। बेटा ये चिढ़ क्या होती है? किसी के यहाँ पार्टी में गया था ना, जो बना था वही खाकर आना पड़ेगा। वहां जाकर तो अपने घर की तरफ फरमाइश तो नहीं कर सकता। छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी थी, जो कोई प्यार से सर्व कर दे उसे खुशी खुशी खा लेना चाहिए। मैं नहीं खा पाता हूँ, मतलब नहीं खा पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता काले छोले बनाने में आप लोगों को ऐसी समस्या क्या है? जिसको देखो वही सफेद छोलों का दीवाना हुआ जा रहा है। आप एक बात बताओ, खाने के लिए है कुछ घर में? क्योंकि मैंने वहां एक निवाला भी नहीं खाया है, मेरा मूड ऑफ हो गया है सफेद छोले देखकर। बेटा पंजाबी लोग हैं हम, छोले राजमा पंजाबियों का फेवरेट होता है। पंजाबियों के यहाँ दावत में जाएगा तो छोले भटूरे ही मिलेंगे, ना इडली सांबार नहीं मिलेगा। और मैंने तो खुद कुछ नहीं बनाया था, कल के छोले रखे थे उसी से मैंने और तेरे पापा ने 2-2 रोटी खा ली।
तू कहे तो तेरी भी 2 रोटी सेक दूं। यार कमाल करती हो आप। छोले के चक्कर में मैंने वहां खाना नहीं खाया और आप यहां भी मुझे छोले खाने के लिए बोल रही हो। कुछ तो सोचकर बोल दिया करो आप। ऐसा करो, रहने दो, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अरे बेटा, लेकिन भूखा सोने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ना, मैं 2 फुलके बना देती हूँ, तू थोड़े थोड़े छोले लगाकर खा लेना। अच्छा ऐसा कर, रस्से से खा लेना, छोले मत खाना बस। मम्मी आप ना बिल्कुल वही वाली बात कर रही हो कि वेजिटेरियन आदमी को बोलो कि तू मटन को पीस मत खाइयो, ग्रेवी खा ले। मैं कोई छोटा बच्चा हूं जिसे आप ऐसी बातें करके बहला रहे हो। देख बेटा, तेरे लक्षण देखकर मुझे लग रहा है अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। तेरे इतना नखरे झेलना मेरे बस की नहीं है। कुछ तो शर्म कर ले। अब ये माँ बूढ़ी हो रही है यार, तू भी अब कोई 8 साल का छोटा सा बच्चा नहीं रहा जिसके पीछे मैं थाली लेकर घूमूं तब तू खाना खाएगा। ये पते की बात करी है मम्मी तुमने। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शादी करके बीवी लानी पड़ेगी, तभी मुझे घर में अपनी पसंद का ढंग का खाना खाने को मिलेगा। वरना आप लोग तो ऐसे ही एक टाइम खाना खिला खिलाकर मुझे आधा कर दोगे। जल्द ही रमन की माँ उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। बेटे के खाने को लेकर नखरों को सुन सुनकर वाकई उसकी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए वो दिल से चाहते थे कि बेटे की चट मंगनी पट शादी हो और खाने को लेकर होने वाले रोज रोज के कलेश से उसे मुक्ति मिले। अरे दीदी, बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने आपके बेटे के लिए। स्वाति नाम है लड़की का। फॉरेन में रहकर पढ़ाई की है उसने, लेकिन अपने देश से उसे इतना प्यार है कि चाहती है कि अब शादी करके वो इंडिया में सेटल हो जाए। अरे दीदी, क्या बात कर रही हो? सच्ची में अंग्रेजन बहू बनकर आएगी क्या मेरे घर? मजा ही आ जाएगा। सोसाइटी में सारी औरतें जल जल के मर जाएगी मेरी बहू देखकर। अरे नहीं पगली, वो कोई अंग्रेजन नहीं है, अपने इंडिया की है। बस 8-10 साल की थी तब उसके पापा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। स्वाति ने भी बाहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों के विचार बदल जाते हैं ना। अब उसकी इच्छा है कि वो हिंदुस्तान के किसी नॉर्मल से फैमिली वाले लड़के से शादी करके सेटल हो जाए। विदेश का खुलापन नहीं, उसे अपने देश की संस्कृति और सभ्यता ज्यादा पसंद है। हिंदुस्तान में रहने वाली लड़कियां तो विदेश के पीछे आंख बंद करके भाग रही है, और एक ये है विदेश में रहकर भी इसे हिंदुस्तान प्यारा लग रहा है। लड़की में बात तो है जीजी। तुम ऐसा करो, उसका बायोडेटा वगैरह भिजवा दो, मैं एक बार रमन को दिखा लेती हूँ। रमन को पसंद आ जाए फिर उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। फिर खुशी खुशी बात आगे बढ़ाते हैं। वैसे मेरे मन से आवाज आ रही है, देख लेना, रिश्ता यही होगा मेरे बेटे का। स्वाति के परिवार वाले स्वाति का बायोडेटा रमन के यहाँ भिजवा देते हैं। स्वाति की फोटो और बायोडेटा देखकर रमन को स्वाति अच्छी लग गई थी, इसलिए रमन भी अपनी फोटो और डिटेल वगैरह स्वाति को भिजवा देता है। दोनों परिवारों को एक दूसरे का प्रोफाइल काफी पसंद आया था, इसलिए जल्द ही स्वाति अपने पूरे परिवार के साथ रमन के परिवार से मिलने के लिए इंडिया आ जाती है। रमन, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करोगे। तुम्हारी छोटी सी स्वीट फैमिली है और मैं एक ऐसी फैमिली की तलाश में थी। बस मेरी एक ही शर्त है, शादी के बाद आप लोगों को मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपकी ये वाली सोच है कि बहुएं पराए घर से आती हैं, बाहर वाली होती हैं, तो आई एम सॉरी, मैं आपके यहाँ शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं स्वाति, मेरे मम्मी पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम देखना, इतना प्यार मेरी मम्मी मुझे नहीं करती जितना वो तुम्हें करेंगी। उनको तो शुरू से ही एक बेटा नहीं बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मम्मी के पास मुझे भेज दिया। और तुम्हें बताऊं एक राज की बात, इकलौते बेटे पर माएं जान लुटाती हैं। और एक मेरी मम्मी है, वो जल्दी से मुझे मेरी पसंद का खाना तक बनाकर नहीं खिलाती। बोलती है जो बनाया रूखा सूखा चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। रमन की बात सुनकर स्वाति और उसका पूरा परिवार खिलखिलाकर हंसते हैं। मानना पड़ेगा बेटा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तुम्हारा। अपनी बेटी को इस तरह तुम्हारी बातों पर खिलखिलाते देख मन को बड़ी तसल्ली मिल रही है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ ऐसे ही जीवन भर हंसती मुस्कुराती रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि स्वाति खुश है। जल्दी स्वाति और रमन की शादी हो जाती है और शादी के बाद स्वाति रमन के परिवार में पहुंच जाती है। स्वाति, अगर तुम्हारी जॉब करने की इच्छा है तो तुम कर सकती हो। मेरे फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि तुम्हें नौकरी ना करके घर संभालना है। अरे नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा जॉब करने का कोई मूड नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ। एक बार मेरा बॉन्ड परिवार में सबके साथ अच्छे से बन जाए, सब लोग मुझे समझने लगे, उसके बाद जॉब के बारे में सोचेंगे। और वैसे भी कौन सा समय निकला जा रहा है, जॉब तो 1-2 साल बाद भी की जा सकती है। लेकिन इस समय मेरा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना ज्यादा जरूरी है, ताकि परिवार में सबसे अच्छे संबंध बने रहें। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो फैमिली को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव है। मुझे पूरा यकीन है
हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही तरोताजा बना रहेगा। कुछ दिन बाद, रमन, मेरी मम्मी ने आज हम दोनों को डिनर के लिए बुलाया है। शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। शाम को 7:30 बजे रमन और स्वाति तैयार होकर उसके मायके डिनर के लिए पहुंच गए थे। बेटा रमन, आपकी पसंद का डिनर बनवाया है मैंने, खाकर बताइए अच्छा लगा या नहीं। लेकिन मम्मी जी, आपको किसने बताया मेरी चॉइस के बारे में? और कौन बताएगा बेटा, आपको डिनर पर बुलाने से पहले स्वाति से आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा था। फिर स्वाति ने बताया आपको छोले बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना दामाद जी को उनकी पसंद का ही डिनर कराया जाए। बातें करते करते स्वाति की माँ ने टेबल पर डिनर लगा दिया था और टेबल पर रखे हुए सफेद छोलों को देखकर रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। स्वाति, किसने कहा था तुमसे मेरी पसंदीदा डिश के बारे में सब जगह प्रचार करने के लिए? तुम मेहरबानी करके बस इतना बता दो, किसी और को तो नहीं बताया ना मेरी फेवरेट डिश क्या है। लो, अब इसमें छुपाने जैसी क्या बात है। हमारे यहाँ से जाने के बाद कल आपके चाचा जी के यहाँ और 2 दिन बाद बुआ जी के यहाँ भी डिनर पर चलना है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन है कि नए शादीशुदा जोड़े को सब लोग अपने यहाँ डिनर के लिए बुलाते हैं। अब आप उनके नए नए दामाद हो, खाना तो सब आपकी पसंद का ही बनाकर खिलाएंगे ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। अरे पहले पसंद तो जान लो मेरी। किसने कहा तुमसे कि मुझे ये छोले बहुत पसंद है? पसंद नहीं, सख्त चीड़ है मुझे इन सफेद छोलों से। क्या बात कर रहे हो, आपको सफेद छोलों से चिढ़ है? लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी छोलों में आपकी जान बसती है। गलत सुना है मैडम आपने, सफेद छोलों में नहीं, काले छोलों में मेरी जान बसती है। ये सफेद छोले खाने से अच्छा मैं भांग चाटना ज्यादा पसंद करूंगा। स्वाति के घर बने हुए सफेद छोले, भटूरे, पुलाव और पूरियां देखकर रमन की शक्ल पर 12 बज गए थे। किसी तरह स्वाति के घर डिनर करने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। आई एम रियली सॉरी रमन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा मुझसे। मुझे तो यही लगा था जब मम्मी के यहाँ जाकर आप अपनी फेवरेट डिश देखोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो ये सब। देखो, अब मैं बुआ जी और मौसी जी को पहले ही आपकी फेवरेट डिश के बारे में बता चुकी हूँ। किसी तरह वहां पर ये सफेद छोले खाकर झेल लेना, बाकी आपके लिए स्पेशल काले छोले मैं सवेरे बना दूंगी। अब तो माफ कर दोगे ना? स्वाति को शर्मिंदा होते देख रमन उसे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मुस्कुराकर हाँ कर देता है। अगले दिन रमन के ऑफिस जाने के बाद, अरे यार क्या मुसीबत है, मम्मी जी भी अपनी बहन की यहाँ गई हुई है और मैंने रमन को काले छोले खिलाने का वादा कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं इन सफेद छोलों को काला कैसे बनाया जाता है। छोले को काला बनाने की रेसिपी जानने के लिए स्वाति अपनी सहेली निशा को फोन करती है। ले, तुझे नहीं पता ये छोटी सी बात? अरे भाई, चाय पत्ती को एक रुमाल में बांधकर उबलते हुए छोलों के बीच में डाल देना। बस जब तक छोले उबलकर तैयार होंगे ना, चाय पत्ती के रंग से बिल्कुल काले हो चुके होंगे, और फिर बना देना अपने पति के लिए स्पेशल काले छोले। अरे ये तो बड़ा आसान निकला, मैं तो वैसे ही घबरा रही थी। चल फटाफट से काले छोले बनाना शुरू करती हूँ। एक अच्छे से YouTube चैनल से बढ़िया सी रेसिपी देखकर स्वाति रमन के लिए काले छोले बनाकर तैयार कर देती है और पति को मैसेज डाल देती है कि अगर काले छोले खाने हैं तो आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। रमन भी काले छोले की दीवानगी में आज 1 घंटे पहले ही ऑफिस से घर आ गया था। कितने दिन बाद आज मुझे मेरी पसंद का खाना मिलेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, शादी के बाद ही बंदे को उसकी पसंद का खाना मिलता है। लेकिन रमन को अभी ये नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनट में उसकी ख्वाहिशों का महल ढहने वाला है। जैसे ही वो टेबल पर पत्नी के बनाए हुए काले छोलों को देखता है, अपना सर पीट लेता है। अरे स्वाति, ये क्या बना कर रखा है तुमने? समझाया था ना कि काबुली चनों से सख्त चीड़ है मुझे, और मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने जानबूझकर इन सफेद छोलों को काला रंग पोत कर बनाया। क्या लॉजिक है ये? अरे यार, आपको तो खुश करना बहुत ही टेढ़ी कीर है। आपको ही काले छोले खाने थे ना, तो बनाए मैंने काले छोले। अब और क्या चाहते हो मुझसे? लगता है स्वाति को पता ही नहीं कि काले छोले किसे कहते हैं। कल मैं बाजार से खरीद कर इसको पहले काले छोले ला कर दूंगा, तभी ये मेरी पसंद का खाना बना पाएगी। अगले दिन रमन ऑफिस से लौटते समय 1 किलो काले चने खरीदता है और लाकर पत्नी स्वाति के हाथ में थमा देता है। ये लो धर्मपत्नी जी, इसे कहते हैं काले छोले, और आगे से जब भी मैं कहूँ मुझे काले छोले खाने का मन है तो आपको ये बनाकर खिलाना है, सफेद छोलों को रंग काला नहीं करना। तो आपको क्या लगता है, ये काले चने जिंदगी में पहली बार देख रही हूं मैं? अरे आपको काले चने खाने थे तो ये कहना चाहिए था ना, आपको काले चने पसंद है।
तो इतने दिन से क्या बता रहा हूं मैं? फारसी बोल रहा था क्या? पतिदेव, आपने कहा था आपको काले छोले पसंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें छोले नहीं चने कहते हैं। छोले और चने अलग अलग होते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था। हाँ, नहीं तो क्या, गधे और घोड़े एक हो सकते हैं कभी? नहीं ना, फिर चने और छोले एक कैसे हो जाएंगे? ये काले रंग के छोटे छोटे जो होते हैं ना, इनको चन्ना बोलते हैं, और ये सफेद रंग के बड़े साइज वाले इन्हें छोले बोला जाता है। इनका ही दूसरा नाम काबुली चना है। ये काले चने तो बचपन से खा रही हूँ, हर शनिवार को बनाती थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छे से बनाने भी आते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसका मतलब अब मेरे जीवन से काले छोले, मेरा मतलब है काले चने का स्यापा फाइनली खत्म हो जाएगा या नहीं? खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो गया। अब आपको हर शनिवार को यही काले चने खाने को मिलेंगे। फूल और पत्थर, पत्थर सी जिठानी और फूल सी देवरानी। विमला देवी के परिवार में सभी शांत मिजाज के थे, सिवाय उनकी बड़ी बहू रूपा और छोटे बेटे सूरज के। ये दोनों बहुत ही कड़क मिजाज के थे, लेकिन घर में रूपा का ही सिक्का चलता था। वो जो बोलती थी वो होता था, या सभी को वही करना पड़ता था। मैं बोल बोल कर थक गई, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अपनी सास को कितनी बार बोला कि समय से खा पी लिया करो, ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल सके, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। सास विमला देवी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो रूपा के कामों और उसके फैसलों में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाती थी। माँ जी, नाश्ता बन गया है, समय से नाश्ता कर लीजिए, चलिए। अरे बस बहू, ये स्वेटर ना थोड़ा सा रह गया है, पहले से बुन लेती हूँ, फिर नाश्ता करूंगी। माँ जी, मुझे पता है कि आप ये स्वेटर अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए बुन रही हो, लेकिन पहले आप कुछ खा लो ना, फिर जो मर्जी वो करना। अरे बेटा, क्यों जिद कर रही है? थोड़ी देर की तो बात है, आज ना थोड़ी देर से ही नाश्ता कर लूंगी। कम से कम ये स्वेटर आज पूरा उतर तो जाएगा। आपको पता है कि खाली पेट आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद आपका सर दर्द करने लगता है। तो पहले मैं आपके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाऊं और आप खाने में लापरवाही करके सर दर्द बुला लो। फिर मैं बैठकर आपके सर में तेल मालिश करूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं बहू हूं, बेटी नहीं कि दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहूंगी। अरे बाबा, लो रख दिया। चलो, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, बस। रूपा का पति राजन एक बैंक में मैनेजर था। वो सुबह जो बैंक जाता तो रात को थका हारा वापस आता, लेकिन घर में रूपा के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। अरे रूपा, कहाँ हो? जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दो, देर हो रही है। ये रहा आपका लंच बॉक्स। आप तो लंच बॉक्स का शोर बच्चों की तरह मचाते हो और शाम को लंच बॉक्स की आधी रोटियां वापस ले आते हो। आज चेक कर लेना, आज मैं एक भी रोटी वापस नहीं लाऊंगा। और अगर लाए तो वही रोटी गर्मा गर्म करके रात में खिला दूंगी। इतना रौब तो मेरी माँ ने मुझ पर नहीं चलाया होगा जितना तुम चलाती हो। हाँ, मैं माँ नहीं हूं, बीवी हूं। मैं मर मर के खाना इसलिए नहीं बनाती कि आप उसे लौटा कर ले आओ और मैं गाय भैंस को खिलाती फिरूं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, बाय। रूपा की कड़क मिजाज के आगे उसका पति राजन भी ज्यादा नहीं बोल पाता था। रूपा का देवर सूरज पुलिस में इंस्पेक्टर था। पुलिस में होने की वजह से वो बहुत कड़क मिजाज का था, लेकिन दिल का बहुत ही नरम। देवर जी, ओफो, तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया है। पूरे घर में सामान इधर उधर ऐसे फैला देते हो जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा फैलाता है। अरे चिंता क्यों करती हो भाभी, अभी मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूंगा, पहले अपनी कसरत तो पूरी कर लूं। देवर जी, तुम तो कसरत करके चुपके से अपने थाने के लिए निकल जाते हो और फिर मुझे इन्हें इकट्ठा करने में अलग से कसरत करनी पड़ जाती है। जैसे मैं पूरे थाने को अपने इशारों पर नचाता हूँ, वैसे ही आप पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती हो, और ये सब होता है सिर्फ कसरत करने से। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारी बीवी तुमको जो कसरत करवाएगी ना, उसके इशारों पर नाचते फिरोगे। क्या भाभी? माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम ना पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपनी कहना। मैंने कितनी बार कहा है, सूरज कड़क मिजाज का लड़का है, उससे नजर आराम से बात किया करो। अरे मैं तो आराम से ही बात करती हूँ। बात करने के लिए मैं कहाँ तलवार लेकर उसके सीने पर खड़ी हो जाती हूँ।
अरे मेरा मतलब है, कभी उसने पलट कर कुछ बोल दिया तो तुमको बुरा लग जाएगा। जिस दिन ऐसी नौबत आ गई तो मैं तो एक पल इस घर में नहीं रहूंगी, घर छोड़कर चली जाऊंगी। रूपा का टका सा जवाब सुनकर विमला देवी चुप हो गई। उन्होंने बात बदलने में ही समझदारी समझी। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। खैर बताओ, क्या बोल रही थी? माँ जी, मैंने सूरज के लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ कि हम सब चलकर लड़की देखाएं। सूरज की शादी की उम्र भी तो निकली जा रही है। बात तो सही है, उसकी भी शादी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो लड़का शादी के लिए राजी होगा तब तो। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो माँ जी। आप सब तो लड़की देखने चलने की तैयारी करो। और कुछ दिन बाद सभी लड़की देखने के लिए गए। कितनी सुंदर लड़की है, एकदम चांद के जैसी। हमारे सूरज के साथ इसकी जोड़ी एकदम सूरज और चांद की जोड़ी लगेगी। क्यों बेटा सूरज, तुझे कैसी लगी? उससे क्या पूछ रही हैं माँ जी? उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे इतनी सुंदर लड़की देखकर। अरे पर फिर भी बेटा। अरे माँ जी, अब कुछ नहीं, मुझे लड़की बहुत पसंद है। अब तो बस पंडित जी से दिन दिखवाएंगे और दोनों के हाथ पीले करवा देंगे। सुनिए, मैं जरा लड़के से बात करना चाहती हूँ। देखो, हमारे यहाँ शादी के पहले लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते। शादी के बाद तुमको जितनी बातें करनी हो कर लेना। अभी तो बस ये लड्डू खाओ। आप बस शादी की तैयारी करो। अगले महीने हम बारात लेकर आएंगे और आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर में जितनी तुम्हारी सास की नहीं चलती उतनी तो तुम्हारी चलती है। अगले महीने एक शुभ मुहूर्त देखकर सूरज और कविता की शादी हो गई। आज तो तुम्हारी इस खूबसूरती पर मेरे देवर लट्टू हो जाएंगे। फिर देखना, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पीछे कैसे नाचते फिरेंगे। आइए आइए महाराज, आइए, अपनी रानी को संभालिए। मैं तो बस जाने ही वाली थी। आप दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करिए। क्या हुआ बहू, आज चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा क्या? अब क्या मैं ही चाय नाश्ता बनाती रहूंगी? नहीं बहू आई है, अब से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है और वो महारानी अभी तक सो रही है। अरे तुम तो कुछ भी बोलती हो। वो सो नहीं रही, वो सुबह ही उठ गई थी और नहा धोकर पूजा कर रही है। अच्छा, वो बैठकर पूजा करे और मैं रसोई में काम करूं? कल से मैं पूजा करूंगी और वो रसोई में काम करेगी। चिंता मत कीजिए जेठानी जी, अब से रसोई क्या, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम्हें सारे कामों की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना बोला जाएगा सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, अब आप ये बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी? आलू के पराठे और टमाटर की चटनी। और माँ जी, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे उनसे क्या पूछ रही हो? सबके लिए अलग अलग नाश्ता थोड़ी ना बनता है। वो भी आलू के पराठे और टमाटर की चटनी ही खाएंगी। हाँ बहू, मैं भी वही नाश्ते में खा लूंगी। तू बस सूरज से पूछ लेना वो क्या खाएगा। क्यों, सूरज आलू के पराठे नहीं खाएगा क्या? अरे मेरा मतलब है, अगर उसे कुछ अलग खाने का मन हो तो। सूरज भी वही खाएगा जो सबके लिए बनेगा। पहले भी ऐसा ही होता था, आगे भी ऐसा ही होगा। जेठानी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और उसी दिन से कविता वही करती जो रूपा बोलती थी। कविता, आज कपड़े तुम्हें ही धोने हैं। कोशिश करना हाथ से धोने की, मशीन से धोने पर बिजली का बिल बहुत आता है। कविता ने घर के सारे कपड़े हाथ से ही धोकर सूखने के लिए डाल दिए। जाओ बहू, थोड़ा आराम कर लो, इतने सारे कपड़े धोकर हाथ की नस चढ़ गई होगी। लेकिन माँ जी, अभी तो दोपहर का खाना भी बनाना है, पहले से खाना तो बना लेने दो, फिर आराम के लिए बोलना। अरे ये सुबह से काम किए जा रही है, थक गई होगी बेचारी। उसकी चिंता आप मत करो माँ जी, मैं कोई इतनी अंधी और बेरहम दिल की नहीं हूं जो इससे जानवर जैसा काम कराऊंगी। बस खाना ही तो बनाना है, उसके बाद आराम कर ले। रूपा ये बोलकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि सूरज खड़ा खड़ा सब देख रहा था। अगले दिन जब कविता किचन की ड्यूटी निपटा रही थी, तभी रूपा ने आकर कहा, कविता, जरा 2 कप चाय बना देना, पड़ोस वाली भाभी आई है। जी भाभी, अभी बनाकर लाती हूँ। रूपा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो,
जो तुम्हें कविता जैसी देवरानी मिली। वो सुबह से शाम तक तुम्हारे इशारों पर नाचती है और मजाले की उफ तक करे। तभी कविता चाय लेकर आती है। इसमें उफ करने की क्या बात है? अगर हम घर की औरतें ही उफ करने लग गई तो ये ईंटों का घर सिर्फ घर ही रह जाएगा, परिवार नहीं बन पाएगा। कविता की ये समझदारी भरी बात रूपा को चुभ गई। कि तुम्हारे अंदर इतना भी संस्कार नहीं है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? अरे जाने दो, छोटी है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। अब ये छोटी नहीं है, शादी हो गई है इसकी, कुछ तो अकल होनी चाहिए। माफ करना दीदी, मैं आपसे बीच में नहीं बोलूंगी। जितनी जल्दी ये सब तौर तरीका सीखोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जाओ अब। उसके बाद से रूपा कविता से ऐसी चिढ़ गई थी कि अब उसके हर काम में कमियां निकालने लगी। ये क्या कविता, तुम्हें दीवार से मकड़े के जाले साफ करने को बोला था ना, आधा साफ किया आधा छोड़ दिया। इनको फिर से साफ करो और ठीक से करना, इस बार एक भी जाले छूटने नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, अभी कर देती हूँ। कविता बिना सवाल किए दोबारा से घर के जाले साफ करने लगी, जबकि दीवारों पर एक भी जाले नहीं बचे थे। जाले साफ करते हुए ऊपर से कुछ कचरा कविता की आंखों में गिर गया। वो जाला फेंक कर अपनी दोनों आंखों को पकड़कर वहीं बैठ गई और अपनी सास को जोर जोर से आवाज देने लगी। माँ जी, जल्दी आइए माँ जी। कविता की आवाज सुनकर उसकी सास और रूपा दोनों भागते हुए आए और कविता को आंख पकड़े बैठे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या? मेरी आंखों में कचरा चला गया है शायद, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, आंखों पर पानी की छींटे मारो, सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। नहीं दीदी, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसी वक्त सूरज किसी काम से घर आया। उसने कविता को रोते हुए आंखों में दर्द की बात सुन ली और फिर बिना एक पल गवाए उसने कविता को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चल दिया। शाम को सूरज अब कविता को हॉस्पिटल से लेकर आया तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कविता का यह हाल देखकर सभी घर वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। माँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब घर की सफाई 2 दिन पहले ही हो चुकी थी तो दोबारा से करने के लिए किसने बोला था? क्या जरूरत आ पड़ी थी? बोला तो मैं नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था ये अपने आंख में तिनका गिराकर गांधारी बन जाएगी। माँ, मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है ये, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शांत हो जाइए ना, मुझे घर के कामों से कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी ही गलती की वजह से मेरी आंखों में कचरा गिर गया था। आप किसी पर भी गुस्सा मत होइए। जाने देना बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया, आगे से सब इसका ध्यान रखेंगे। विमला देवी ने बात को रफा दफा तो कर दिया, लेकिन रूपा को सूरज की ये बात बहुत चुभ गई थी। आज तक किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज उस कविता के कारण मुझे ये सब सुनना पड़ा। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने कविता की आंखों से पट्टी हटा दी थी। अब कविता फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई थी, लेकिन रूपा के सीने पर अभी भी सांप लौट रहा था। वो अंदर ही अंदर कविता को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी। मैं यहाँ फर्श पर तेल गिरा देती हूँ। जैसे ही कविता यहाँ से जाएगी फिसल कर गिर जाएगी और उसके हाथ पैर कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा। फिर उसे मेरी अहमियत समझ में आएगी। तभी पीछे से कविता वहां आती है। ये क्या कर रही हो दीदी? अचानक से कविता के आ जाने से रूपा को लगा कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। वो हड़बड़ाहट में पलटी और फर्श पर गिरे तेल पर उसी का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आई, मर गई, लगता है मेरा पैर टूट गया। माँ जी, सूरज जल्दी आओ, दीदी गिर गई, इनका पैर टूट गया है, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। कविता की चीख पुकार सुनकर सभी दौड़कर आए तो देखा कि रूपा नीचे गिरी करा रही है और रूपा का पैर टूटकर टेढ़ा हो गया है। आनन फानन में सब उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। देर रात जब सब रूपा को लेकर वापस आए तो कविता उनका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि रूपा व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और उसके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? पैर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने कहा कि पैर ठीक होने में 1 से 2 महीने लगेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना दीदी,
मैं हूं ना, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगी। कविता की बात सुनकर रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तो लग रहा था कि कविता घर वालों से शिकायत करेगी, क्योंकि उसने उसे फर्श को चिकना बनाने के लिए तेल गिराते हुए देख लिया था। लेकिन इसने तो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, इससे दर्द में बहुत आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब कविता दूध लेकर रूपा के कमरे में गई तो रूपा बेड पर लेटी हुई थी। कविता को देखते ही रूपा फपक फपक कर रोने लगी। मुझे माफ करना कविता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ही फर्श को चिकना कर रही थी। लेकिन सच ही कहा जाता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। मुझे माफ कर दो कविता, मुझे माफ कर दो। और इसके बाद रूपा का कठोर दिल पिघलकर एकदम मोम हो गया था। वो एकदम बदल गई थी। वो कविता का ऐसे ध्यान रखने लगी थी जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। बहू की ननद। बहू, जरा जल्दी से मेरी चाय तो ले आ बेटा। जी अभी लाई माँ जी। प्रिया अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी। सुनीता जैसे ही हाथ में चाय का कप पकड़ती है वैसे ही घर का फोन बजता है। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया, जरा देखिए तो बहू। जी माँ जी। प्रिया फोन उठाती है। हेलो। हेलो, कैसी हो भाभी? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो दीदी, और इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं भाभी, वो बस बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई है ना, तो सोचा इन्हें नानी के घर ले चलूं। यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि शाम को हम आ रहे हैं। आप मम्मी को भी बता देना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन था? वो ज्योति दीदी का फ़ोन था माँ जी, कह रही थी आज शाम को बच्चों को लेकर घर आएंगी। अरे हाँ, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है ना। चलो अच्छा है, वो यहाँ पर बच्चों के साथ आएगी तो उनके साथ तेरा भी मन लगा रहेगा। अरे क्या खाक मन लगा रहेगा, घर पर आते ही सर में दर्द कर देंगे उनके बच्चे। कभी बच्चों के लिए ये बना, कभी वो बनाओ। हर गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती हैं। अब शादी हो गई है तो अपना ससुराल संभालो ना, हर बार ये महीना भर मायके में रुकने का क्या मतलब है? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई बहू? अच्छा, तूने शाम के लिए राजमा भिगा दिया है ना? प्रिया को राजमा चावल बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, भिगो दूंगी। मैं यहाँ पूरा दिन इनका इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरी पसंद का इतना ख्याल नहीं रखा। बेटी की पसंद का पूरा ध्यान है। शाम के समय ज्योति अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आती है। अरे ज्योति बेटा, कितनी देर से तुम तीनों का इंतजार कर रही थी मैं। मेरे लंगर, जल्दी से यहाँ पर आ जा। और नानी मैं? अरे तू भी आजा मेरी गुड़िया, आ जाओ जल्दी से दोनों नानी के पास। बेटा प्रिया, इतनी गर्मी हो रही है, सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दे। हाँ भाभी, अभी बाहर से आए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी ले आना, भूख लग रही है। हाँ बस अभी ला रही हूँ दीदी। प्रिया किचन में सबके लिए शिकंजी और नाश्ता बनाने जाती है। घर में आते ही किस तरह मुझे काम के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी बना लेना, बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ससुराल से कुछ खा कर ही नहीं आई, सब कुछ इन्हें यहीं पर आकर खाना है। अब जब तक ये यहाँ पर रुकेंगी ना, मेरी नाक में दम कर देगी। प्रिया सबके लिए शिकंजी और नाश्ता लेकर आती है। मामी, मेरी शिकंजी में थोड़ी और बर्फ डालो ना, और मामी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ ना, साथ में बर्गर भी। क्या बर्गर, और वो भी घर पर? अरे बेटा, अभी ना घर पर बर्गर बनाने का सामान भी नहीं है। अरे ये तो इसी तरह बकवास करता रहता है। कोई बर्गर फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे तुझे खाने के लिए। मामी ने जो बनाया है वही चुपचाप खा। और तुझे कितनी ठंडी शिकंजी पीनी है, हाँ, जो इसमें और बर्फ डलवा रही है? फिर गले में दर्द होगा तो रोते हुए मेरे पास आएगी। इनको और कुछ देने की जरूरत नहीं भाभी। ठीक है दीदी। अरे बेटा, दीपक कब तक आएगा? जरा उसे फोन करके पूछ कहाँ पर रह गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें फोन किया था मम्मी जी, बस अभी आने ही वाले होंगे। अरे ये लो आ गए। मामू आ गए, मामू आ गए। मामू, ये आपके हाथ में क्या है? इसमें कुछ खाने को है क्या? इसके अंदर तुम दोनों के लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है।
और इसके अंदर गर्मा गर्म समोसे और पनीर वाली जलेबियां हैं। अरे वाह दीपक, पनीर की जलेबियाँ! मेरा तो कितने दिनों से खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे ससुराल की यहाँ तो पनीर वाली जलेबियाँ मिलती ही नहीं है। मुझे पता है दीदी, इसीलिए तो मैं स्पेशली आपके लिए ये जलेबियां लेकर आया हूँ, और पूरी 1 किलो है। अब आराम से खाना, कल और ले आऊँगा। प्रिया, तुम सबके लिए ये सब प्लेट में निकाल कर ले आओ। जी, ला रही हूँ। प्रिया सब कुछ प्लेट में लाकर सर्व कर देती है। अरे भाभी, आप भी तो खाओ ना। ये पनीर की जलेबी तो इतनी टेस्टी है, एक बार खा के देखो तो सही। नहीं दीदी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप खा लो। अरे ऐसा कैसे तुम्हारा खाने का मन नहीं है? जब भी कभी समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ तो सबसे पहले तुम ही तो खाने के लिए बैठ जाती हो, और आज तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को भला क्या होगा, बस आज दिन में खाना खाया तब से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आप सब खा लो ना। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तो बता देना, तुम्हारे लिए फिर से ले आऊँगा। प्रिया चिढ़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। पहले तो घर में सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब 6 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। एक तो पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने लोगों का खाना। इन्होंने तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जीना हराम करने की कसम खाई हुई है। मुझे तो लगता है ज्योति दीदी काम से बचने के लिए हर गर्मियों में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती है, ताकि उन्हें खुद के घर का कोई काम ना करना पड़े क्योंकि मायके में तो काम करने के लिए भाभी है। मुझे तो बिल्कुल नौकरानी समझा हुआ है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है तो ज्योति किचन में आती है। भाभी, अगर खाना बनाने में कुछ मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई मदद नहीं चाहिए, खाना तो बनकर तैयार हो गया। इतनी गर्मी में तुमने अकेले इतने लोगों का खाना बना लिया। अरे मुझे बता देती पहले तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती। मुझे लगा अभी 8 बजे है तो तुम अभी खाना बनाने जाओगी। पहले मम्मी इसी टाइम खाना बनाती थी ना, तो मुझे यही टाइम याद रह गया। अरे कोई बात नहीं ना दीदी। अच्छा चलो, तुमने खाना बना लिया है तो मैं खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो दूंगी। तुम बर्तनों के लिए परेशान मत होना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सारे बर्तन खुद धो लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे क्या पता नहीं ये बर्तन धोने के लिए क्यों बोल रही है, ताकि सबको दिखा सके कि मेरी भाभी मुझसे बर्तन धुलवाती है। अरे आपकी माँ तो आज से 5 साल पहले खाना बनाती थी, उसके बाद 5 साल से मैं ही तो खाना बनाती हूँ, और मेरे खाना बनाने का टाइम भी इन्हें याद नहीं। अरे खाना बनवाने में मदद करने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं आई खाना बनवाने? आई बड़ी मदद करने वाली, यहाँ पर आकर ये मेरा काम नहीं बढ़ा सकती है, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। प्रिया सबके लिए टेबल पर खाना सर्व करती है। मामी, आपने खाने के साथ बूंदी का रायता बनाया? मुझे खाने के साथ बूंदी का रायता भी चाहिए। अरे क्या हो गया बेटा, तेरी मामी अभी तेरे लिए बूंदी का रायता बना देगी। अरे नहीं भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है रायता बनाने की। इसकी तो आदत खराब हो चुकी है। जब घर में रायता बनाती हूँ तो कभी रायता नहीं खाता, और अब इसे रायता खाना है। तुम कुछ और मत बनाओ प्रिया, बैठ जाओ, तुम भी खाना खा लो। अरे क्या रहने दो दीदी, आप इतने टाइम बाद तो घर पर आती हो, और मेरे भतीजे ने एक रायता खाने की फरमाइश कर दी, तो क्या उसकी ये फरमाइश भी हम पूरी नहीं करेंगे? जाओ प्रिया, तुम रायता बना कर ले आओ। अब हाँ ठीक है। प्रिया गुस्से से भरी हुई किचन में रायता बनाने जाती है। जब खुद का बेटा कभी अपने घर में रायता नहीं खाता तो यहाँ आकर रायता खाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है दीदी नहीं बोला होगा, मामी आए ना तो रायता खाने के लिए बोल देना। और ऊपर से ये दीपक जी, एक बार इनकी बहन और भतीजा भतीजी घर में आ जाए, उन्हें तो बिल्कुल सर पर ही बिठा लेते हैं। प्रिया सबके लिए रायता बनाकर लेकर आती है। सब लोग खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या बात है प्रिया, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मैं कहाँ गुस्से में हूँ, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। वैसे भी मेरी किसी बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो कभी खुद से मेरी पसंद की चीजें लेकर नहीं आते, और अपनी बहन के आते ही उनकी पसंद की पनीर की जलेबी समोसे सब लेकर आ गए। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया, तुम्हारे लिए भी मैं कितनी बार कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता रहता हूँ। अब दीदी इतने दिन बाद आई है तो उनके लिए कुछ न कुछ तो अच्छा लेकर आऊंगा ना। अरे रहने दो, साल में 2 बार इनके बच्चों की छुट्टियां होती है। अभी पूरा 1 महीना यहाँ पर रहकर जाएंगी, फिर जब सर्दियों में इनकी 15 दिन की छुट्टियां होंगी तो दोबारा यहाँ आ जाएंगी। ऊपर से इतनी गर्मी में पहले क्या 3 जनों का खाना बनाने में कम परेशानी होती थी, अब 6 लोगों का मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। ऊपर से एक काम करवाने में मेरी मदद नहीं करती आपकी बहन। अरे दीदी तो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती प्रिया,
अगर तुम्हें किसी काम में उनकी मदद चाहिए तो तुम बोल दो ना, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। और वो तो बिना बोले भी सब काम पहले ही कर देती है। ओह, मेरे सामने ना अपनी बहन की ज्यादा तरफदारी मत क्या करो। अभी तक एक भी काम को हाथ नहीं लगवाया आपकी बहन ने, और कह रहे हो बिना बोले सब कुछ कर देती है। ऊपर से उनके बच्चों के इतने नखरे, ये खाना है वो नहीं खाना है। मेरा तो आज एक दिन में ही दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं इतने दिन कैसे झेलूंगी मैं इन्हें। अरे यार, तुम ना खामखा इतनी परेशान हो रही हो। दीदी साल में 2 बार तो यहाँ पर आती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, और तुम भी साल में बस उनकी छुट्टियों में अपने घर जा पाओगी, तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आएगी। खैर, अब ज़्यादा सोच सोच कर परेशान मत हो। किसी काम में मदद चाहिए तो दीदी को बोल देना। हाँ हाँ, जैसे मेरे बोलने से ही आपकी बहन मेरी मदद कर देगी। अरे बस भी करो ना यार, सो जाओ आप। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो ज्योति वहां पर आती है। अरे भाभी, आज का नाश्ता आप मत बनाओ, आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। कल पूरा दिन आपने इतना काम किया तो आज थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे लेकिन दीदी, मैंने रात को छोले भिगो कर रखे थे कि सुबह सबके लिए छोले भटूरे बना दूंगी, और भटूरे के लिए आटा भी गूंथ दिया है। श्रेया ने मुझसे कहा था कि मामी सुबह छोले भटूरे बना देना। श्रेया का छोले भटूरे खाने का बहुत मन था ना। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं छोले भटूरे बना देती हूँ। तब तक तुम जाकर कुछ और काम कर लो। अरे जाओ भी, इतना क्या सोच रही हो? मैं बना दूंगी। ठीक है दीदी। प्रिया किचन से अपने कमरे में जाती है। मुझे अच्छी तरह पता है इन्होंने छोले भटूरे बनाने का काम क्यों लिया। भटूरे के लिए आटा तो मैंने लगा दिया था, बस इनको छोले उबाल कर उसका मसाला तैयार करना है और भटूरे बेल कर तल देने। ये अच्छी तरह जानती है कि घर में छोले भटूरे सबको बहुत पसंद है। अगर मैं छोले भटूरे बनाती तो सारी वाहवाही मुझे मिल जाती, और उनके सामने कोई मेरी तारीफ करे, ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगी। सारी तारीफ तो इन्हें खुद ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब जितने दिन रुके ना, खुद ही यहाँ पर काम करे, लूट ले सारी वाहवाही, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जब तक प्रिया की ननद वहां पर रुकती है, तब तक हर रोज प्रिया का मुंह इसी तरह बना रहता। हालांकि उसकी ननद हमेशा उसकी मदद करने के लिए उससे काम बांट लेती थी, लेकिन प्रिया के मन में तो हमेशा उसके लिए गलत ही आता था। अच्छा सुनो प्रिया, मैं दीदी के लिए ये 2 साड़ी और 2 सूट लेकर आया हूँ, और बच्चों के लिए ये कपड़े। सब ठीक तो लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं है ना? हे भगवान, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या जो इतना सब ले आए? अरे 1 सूट 1 साड़ी दे देते तो भी चल जाता। 2 सूट 2 साड़ी की क्या जरूरत है? और बच्चों के लिए भी इतने सारे कपड़े? मुझे तो समझ में नहीं आता, अपना सब कुछ इन पर ही लुटाना है क्या आपको? अरे तुम तो हद करती हो प्रिया। जब तुम अपने मायके जाती हो तो क्या तुम्हारी भाभी और माँ तुम्हें ये सब नहीं देते? तब तो तुम कुछ नहीं कहती। देखिए, आप मुझसे ना उनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। और ये साड़ियाँ कितनी महंगी है, ये सूट भी इतने महंगे। एक बार में ही सब कुछ देना जरूरी नहीं है। इनमें से 1 सूट और 1 साड़ी दे दो, और ये बच्चों के सारे कपड़े भी अभी मत दो। अगली बार जब आएंगे तो यही कपड़े दे देंगे, हमारे अपने ही बहुत खर्चे हैं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे किसी शौक को पूरा ही नहीं करता। अरे ऐसी 6-6 साड़ियाँ ला कर देता हूँ महीने में मैं तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें मेरी बहन को ये 2 साड़ियाँ देने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं तुम दीदी के बारे में इतना गलत कैसे सोचती हो। वो बेचारी तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ कहती भी नहीं। हाँ, आपकी बहन तो दूध की धूली है ना, वो कहाँ किसी के बारे में कुछ कहती है। एक मैं ही तो पागल हूँ जो सबके बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। और आप ये मुझे 6 साड़ियाँ लाने का क्या ताना मार रहे हो? हाँ, देनी है ना अपनी बहन को, दे दो, सारी चीजें दे दो, मुझसे पूछा ही मत करो। आपका तो बस नहीं चलता, वरना आप सब कुछ ना उन लोगों पर ही लुटा दो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। प्रिया की इन बातों से दीपक भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी बहन को जाते हुए उन कपड़ों में से आधे कपड़े ही देता है। तुम ये सब जो करती हो ना प्रिया, देखना एक दिन तुम्हें उसका बहुत पछतावा होगा। दीदी को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता था, घूम फिर कर बात तो मेरे ऊपर ही आएगी। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन प्रिया अपनी ननद से चिढ़ने की अपनी इस आदत को नहीं सुधारती। कुछ महीनों बाद प्रिया कंसीव करती है। अब तो मेरा 8वां महीना चल रहा है, ठीक से कुछ काम भी नहीं होता। मम्मी जी की भी तबीयत खराब है, पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। भाभी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो वो उनके पास गई हुई है। मम्मी तो इस उम्र में मुझे संभाल नहीं पाएगी। समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे होगा। देखो तुम इतनी परेशान मत हो, मैं दीदी को फ़ोन कर देता हूँ। दीदी आज के आज यहाँ पर आ जाएगी। रहने दो आप,
मुझे पता है आपकी बहन मेरे लिए तो यहाँ पर कभी नहीं आएगी। प्लीज प्रिया, बहुत ज्यादा हो रहा है। दीदी तुम्हारे लिए हमेशा इतना अच्छा सोचती है और तुम उनके लिए इतना बुरा सोचती हो। मैं करता हूँ दीदी को फोन। दीपक ज्योति को फोन करता है और उसे प्रिया की हालत बताता है। प्रिया को कहना कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज के आज ही घर पर आ जाऊंगी। ज्योति शाम तक घर पहुंच जाती है। प्रिया, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, इसे पी लो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद ज्योति प्रिया के पास एक कटोरी लेकर आती है। अरे दीदी, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप इस कटोरी में मेरे लिए क्या लेकर आ गई? नहीं, इसमें खाने का कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हारे पैरों में सूजन आई हुई है, इसलिए मैं तेल गरम करके लाई हूँ। तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगी ना, तो तुम्हारे पैरों की सूजन थोड़ी कम हो जाएगी और दर्द भी जाएगा। नहीं दीदी, आप मेरे पैरों को हाथ कैसे लगा सकते हो? आप तो मुझसे बड़ी हो, मुझे पाप लगेगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया? इस समय तुम्हें केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस समय में मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगी तो मुझे पाप लगेगा। चलो आराम से लेट जाओ, चलो, और मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करने दो। ज्योति बहुत देर तक प्रिया के पैरों की मालिश करती है, जिससे प्रिया के पैरों की सूजन भी कम हो जाती है और उसके पैरों का दर्द भी कम हो जाता है और प्रिया अच्छी नींद से सो जाती है। चलो प्रिया सो भी गई, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। अगले दिन बहुत जोर से भूख लगी है, किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। तुम्हें भूख लगी और खाना तुम्हारे सामने हाजिर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। इसे खाकर अपनी दवाई ले लेना। उसकी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊँगी। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह सुबह फ्रूट्स खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें फ्रूट्स नहीं दिए। प्रिया की प्रेगनेंसी के मुश्किल समय में उसकी ननद एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान रखती है, तो प्रिया अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है। सुनिए जी। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? कुछ खाना है? नहीं, कुछ नहीं खाना। मैं तो बस ये बोल रही थी कि ज्योति दीदी मेरे इतने मुश्किल टाइम में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और मैंने हमेशा उनके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन वो कितनी अच्छी है। आज मुझे उनके लिए अपनी कही हुई बातों का बहुत बुरा लग रहा है। जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना, तो आप स्पेशली ज्योति दीदी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। तुम्हें गोल्ड की जो भी चीज़ पसंद आए उन्हें दिलवाना। जब मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तब दीदी ही मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास आई। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया कि आखिर तुम्हें समझ में आ गया कि दीदी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। इस तरह प्रिया के मन में अपनी ननद के लिए हमेशा होती कुड़कुड़ गहरे प्यार में बदल जाती है और अब वो अपनी ननद के साथ बड़ी ही खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है। चाणक्य के बड़े फूफा कह गए, रसोई में अन्नपूर्णा का वास हो या ना हो, लेकिन जिस घर में एक से ज्यादा बहुएं होती है ना, वहाँ कलेश का वास जरूर होता है। और जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और कलह होगा, वहाँ किसी देवी का वास तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? तो चलिए आपको आज की कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। जानकी देवी की 2 संतान थी, बड़ा बेटा विनेश और छोटा बेटा विशेष। जानकी देवी भी जीवन भर इस खुशफहमी में जीती रही कि समय आने पर उनके घर 2 बहुएं आएंगी। वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपकर सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगी। लेकिन बेचारी जानकी देवी को ये कहाँ पता था कि जिस घर में 2 बहुएं होती है ना, वहाँ जिंदगी सुकून से तो बीत ही नहीं सकती। दोनों बेटों की शादी के कुछ समय बाद सम्मान और लिहाज गया भाड़ में। अब अगर मैं ऐसे ही चुप रहकर सब बर्दाश्त करती रहूंगी ना, तो इस घर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से देख रही हूँ कि खाना बनाने के समय आपको न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है कि रसोई के आसपास ही दिखाई देना बंद हो जाती है आप। मुझसे जुबान संभाल के बात करना। मैं इन फिजूल आरोपों को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये घर बस तुम्हारे ही कंधों पर चल रहा है। ठीक है, अगर तुम खाना बना रही हो तो घर के बाकी काम करने के लिए क्या यहाँ पर सासू माँ ने नौकरानी लगा रखी है? और बस 4 दिन में थक गई तुम खाना बनाकर। मुझे देखो, इतने सालों से मैंने अकेले पूरा घर संभाला है। तुम्हारी तरह जरा जरा से काम के लिए रोती ना तो चल चुका था घर। देखो भाभी, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाकर मुझे बरकराने की कोशिश मत करना। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसे आप अपनी बेकार की दलीलों से कन्विंस कर लो।
इसलिए शराफत से रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आज से लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाते समय आप मुझे रसोई में दिखाई नहीं दी ना भाभी, तो मैं भी हाथ पैर हिलाने वालों में से नहीं हूँ। अब से खाना तभी बनेगा जब आप भी रसोई में आकर खाना बनवाएंगी। देवरानी की खुली धमकी सुनकर जेठानी स्नेहा चुपचाप खाना बनाने के समय रसोई में आकर उसका हाथ बटाने लगती है। 3 दिन बाद। मानना पड़ेगा, एक नंबर की बेशर्म हो तुम। अरे मैं रसोई में आकर तुम्हारे साथ खाना क्या बनाने लगी, तुमने तो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। दाल चावल बनाने के अलावा तुम और करती क्या हो, मुझे बताओगी जरा। मैंने दाल चावल बनाया तो रोटी सब्जी आप बना लो। और ऐसे एक एक काम गिनकर कौन करता है भाभी? हाँ दे आप भी ना। हाँ तो मैंने कब रुका है तुझे? तू अकेले ही सारा काम कर लिया करना, और फिर पूरे घर में कहती फिरा कर सब कुछ तूने किया है। मैं करूंगी तो मैं भी जताऊंगी ना। अरे बहू, ये क्या तू मैं लगा रखी है तुम दोनों ने। पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, रोज काम को लेकर तुम दोनों की बहस होती रहती है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है घर में जिसे करने में तुम दोनों थकी जा रही हो? भूलो मत, 30 साल अपने हाथों से बनाकर सबको खिलाया है मैंने। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है। अरे हमने तो भाई हाथ से कपड़े धोए, सिलबट्टे पर मसाला पीसा। इतना ही नहीं, प्रेशर कुकर भी नहीं थे तो पतीलियों में खाना बनाया। जिस खाने को तुम आज 1 घंटे में बना लेती हो, उसे बनाने में 3-3 घंटे लगा करते थे। लेकिन तुम्हारी तरह कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ी हमने कभी। मिलजुल कर रहे हैं देवरानी जेठानियों के साथ। कभी हमारी चूं की भी आवाज नहीं सुनी होगी किसी ने। ठीक कह रही है माँ जी आप। जब तक ईशानी यहाँ नहीं आई थी तो क्या कभी आपने मेरी आवाज सुनी थी? मैं इतने सालों से सबको बनाकर नहीं खिला रही थी। लेकिन जिस दिन से ये आई है, हर छोटी छोटी बात पर मुंह नोचने को तैयार रहती है। बड़ी बहू तू तो चुप ही रह, मैं सब सुनती रहती हूँ। तू भी कोई कम नहीं है। अरे इतने साल अकेले सब कुछ संभाल रही थी, अब तेरी देवरानी आ गई है मदद करने के लिए, तो तू चाह रही है कि सारा का सारा काम देवरानी ही करे। अरे वो छोटी है, अभी उसे 4 दिन हुए हैं काम संभालते। अरे जो काम तू कर सकती है वो तो कर ले बेटा। थोड़ा समझदारी से काम ले, ऐसे बात बात पर लड़ाई करने से थोड़ी ना घर चलते हैं। ठीक है माँ जी, जब आपने मुझे बुरा बना ही दिया है तो अब मैं बुरी ही सही, लेकिन अब मैं ईशानी के साथ एक रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाने वाली। तो क्या तेरे कहने से तेरी रसोई अलग कर दूं? मैं बता रही हूँ, मैं रसोई अलग करने वालों में से नहीं हूँ। तुझे ही घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी अगर आज के बाद इस घर में फूट डालने वाली बात की तो। अरे माँ जी, मैं घर में फूट नहीं पड़वा रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए। मैं ईशानी के साथ खाना नहीं बनाने वाली, इसके लिए कितना भी कर लो हमेशा कम ही होता है। चलो ठीक है, ये तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों के काम का बंटवारा करके इस कलेश की जड़ को खत्म कर दूं। ऐसा है तो आज के बाद दोपहर का लंच छोटी बहू बनाएगी और रात का खाना बड़ी बहू स्नेहा बनाएगी। ठीक है, अब तो झगड़े की कोई वजह नहीं बची है ना। आपके कहने का मतलब है दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी तो दीदी अपने कमरे में आराम करेंगी? हाँ बहू, ये तूने बड़े पते की बात करी। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से पहले दुखी है तू। अरे नहीं, वो अपने कमरे में आराम नहीं करेगी। तू खाना बनाएगी तो जितने भी बर्तन निकलेंगे वो ये धोएगी। ऐसे ही जब शाम को ये खाना बनाएगी तो जो बर्तन निकलेंगे उसे तू धोएगी। बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी मम्मी कहती है घर में ज्यादा कलेश करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, सारी ज्ञान की गंगा तो तुम्हारे घर से ही बहती है ना, तभी तो तूने यहाँ आने के बाद कलेश करना शुरू कर दिया। सास के बताए अनुसार अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। कुछ दिन काम करने के बाद, ये तो माँ जी ने बहुत ही गलत फैसला कर दिया। अरे मैं दोपहर के काम में 3-3 घंटे पीसती रहूं और भाभी पूरा दिन आराम करने के बाद आए और 40 मिनट में अपना काम निपटा कर खाली हो जाए। तपती दोपहर में रसोई में पसीना बहाकर खाना मैं बनाऊं और दोपहर के समय सबको दाल चावल सब्जी रोटी सलाद अचार रायता पापड़ सब कुछ ही होता है। और रात के खाने में बनता ही क्या है, एक सब्जी और रोटी। ठीक है, अगर मैं 3 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बनाऊंगी तो भाभी को भी कोई सस्ते में तो छोड़ूंगी नहीं। कल से इतने बर्तन का पहाड़ लगाऊंगी ना कि धोते धोते भाभी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। तभी उन्हें समझ में आएगा कि दोपहर में रसोई में खड़े होने पर कैसा महसूस होता है।
अगले ही दिन से देवरानी ईशानी दोपहर में खाना बनाते समय एक एक करके बर्तनों का ऊंचा सा पहाड़ इकट्ठा करती जाती है, जिसे धोने में जेठानी स्नेहा के पसीने छूट जाते हैं। अब क्योंकि दोपहर में देवरानी ने उससे ढेर सारे बर्तन धुलवाए, तो शाम को स्नेहा ने भी बदला लेने की ठान ली। उसने भी वही काम किया, पर अपनी भड़ास निकालने के बाद भी स्नेहा के मन को संतोष नहीं हो रहा था। स्नेहा, ईशानी, तुम्हारे पतियों के दुकान पर जाने का समय हो रहा है और तुम दोनों अभी तक मुझे रसोई में क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? अरे भाई, कुछ चाय नाश्ता बनेगा आज या नहीं? माँ जी, मैं तो पहले ही दोपहर में 3-3 घंटे रसोई में खपती रहती हूँ। कम से कम सुबह का नाश्ता तो भाभी से बनवा ही सकते हैं ना, उनके पास काम ही कितना है। अरे ये क्या बात हुई? जब बराबर बराबर काम का बंटवारा हो गया है तो नाश्ते की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों होगी? एक समय का खाना तुम बना रही हो, एक समय का मैं, तो नाश्ता अकेले मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता बनाएगी मेरी जूती। ए भगवान, पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में मैं तुम दोनों को ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी। हर बात पर बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। जानवी, कहाँ हो तुम? और कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं पूछी इस घर में। अब कुछ चाय नाश्ता मिलने वाला है या फिर मैं जाऊं? मेरा दुकान खोलने का समय हो रहा है। अरे आपको क्या बताऊं जी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ दोनों बहुओं से। 2-2 बहुओं के होते हुए भी घर में समय से किसी को चाय नाश्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि इन दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। अरे ये कल की आई बहुएं तुमसे संभल नहीं रही। इन दोनों के बीच तुम काम का बंटवारा नहीं कर पा रही हो ताकि इनका झगड़ा खत्म हो और घर में सबको समय से खाना मिलने लगे। अरे भाई, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बहुओं से। हाँ, नहीं संभलती मुझसे आपकी बहुएं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन बहुओं को संभालना बहुत आसान काम है, तो ठीक है, आप इनके काम का बंटवारा करके दिखा दीजिए। मैं भी तो देखूं कौन सी छड़ी घुमाएंगे आप। अरे इसमें कौन सी बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, आज शाम को दुकान से वापस आने के बाद मैं दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर दूंगा। शाम के समय। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को बड़ा समझदार समझता था, लेकिन ये क्या, बच्चों की तरह रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देती हो तुम। अच्छा छोटे बहू, तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? बाबूजी, आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ और भाभी रोजाना डिनर। अब ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि लंच में हमारे यहाँ दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, रायता सब कुछ बनता है, और डिनर में सिर्फ एक सब्जी और रोटी, जिसमें कि आधे लोग तो रात के समय हल्का खाना ही खाते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं ही किचन में पीस रही हूँ ना, और भाभी तो मजे की जिंदगी जी रही है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि सुबह का नाश्ता भी भाभी ही बनाएंगी, तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो बड़ी बहू, बात तो छोटी बहू की ठीक ही है। अरे ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए ना कि जब वो दोपहर में अकेले सबका लंच बनाती है तो सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अरे भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा कम काम कर लोगी तो घिस थोड़े ना जाओगी। वो भी कोई दुश्मन देश से नहीं आई है, तुम्हारी देवरानी है। थोड़ा मिलजुल कर प्यार से रहा करो। बाबूजी के आगे ज्यादा बोल पाने की बड़ी बहू की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मन मारकर वो बाबूजी का फैसला मान लेती है। तो फिर ठीक है, अब ये तय रहा कि बड़ी बहू रात का खाना और सुबह का नाश्ता बनाएगी और छोटी बहू दोपहर का लंच। अब इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हाँ, समय से खाना बना दिया करो तुम दोनों। तुम्हें पता है तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर में सबको कितनी समस्या हो रही है। जी बाबूजी। जी बाबूजी। ससुर जी बड़े खुश थे, उन्हें लग रहा था उन्होंने बहुओं के बीच झगड़े का निपटारा कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोई युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो और भी जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। 2-3 दिन के बाद। माँ जी, मैं अकेले नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। अरे वो दोपहर का लंच बनाकर ठाठ से पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है, और मैं सुबह का नाश्ता भी बनाऊं, रात का डिनर भी बनाऊं। और मैंने तो किसी को मना करके नहीं रखा कि भाई हल्का खाओ, सिर्फ 2 रोटी ही खाओ। अगर कोई 4 खाएगा तो मैं बनाने से मना थोड़ी ना कर दूंगी। अब इस तरह से रोटियां गिन गिन कर घर में काम का बंटवारा होगा क्या? देखो बेटा, अब तुम्हारे काम का बंटवारा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ससुर जी की है, इसलिए अपनी ये समस्या का गाना तो तुम अपने ससुर जी को ही सुना। मेरी समझ से तो तुम दोनों बिल्कुल बाहर हो चुकी हो। अच्छा बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ। ससुर जगन्नाथ एक कागज और पेन लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं और दोनों बहुओं को अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा बड़ी बहू, तुम बताओ, तुम दिन में औसतन कितने घंटे रसोई में काम करती हो? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता मिलाकर मैं कम से कम 5 घंटे रसोई में रहती हूँ।
आप बताइए, कम होता है क्या 5 घंटे का काम? और हाँ, मेरे 5 घंटे छोटी के 10 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो तो चींटी की चाल से काम निपटाती है ना। छोटी बहू, तुम कितने घंटे रसोई में काम करती हो? जी, कम से कम 3 घंटे तो मुझे लंच तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद सुबह और शाम का खाना बनाने के बाद भी भाभी जो बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा करती है ना, उन्हें धोने में मेरा 2 घंटा चला जाता है। कुल मिलाकर मैं भी 5-5.5 घंटे रसोई में काम करती हूँ बाबूजी। अरे बेटा, तो इसमें तो झगड़े की वजह ही नहीं बची। 5 घंटे तुम काम करती हो, 5 घंटे छोटी काम करती है। फिर इस काम को खुशी खुशी क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, घर में काम तो उतना ही है, समझदारी तो इसी में है ना कि तुम दोनों खुशी खुशी मिलकर काम कर लो। ये रोज रोज का झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं बाबूजी, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। काम तो मेरे ऊपर ही ज्यादा हुआ ना। मैं दिन में 2 वक्त का खाना बना रही हूँ और छोटी सिर्फ 1 वक्त का। ये तुम दोनों को तो समझाना मेरे बस के बाहर है। तुम्हारे झगड़े का निपटारा मुझसे नहीं होगा। अरे छोटे, तू देख रहा है ना, सिर्फ रोटी सब्जी बर्तन के काम के निपटारे के लिए पूरा घर अपना जोर लगा रहा है, लेकिन किसी से ये समस्या सुलझ नहीं रही। अब तू देख मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है तुम दोनों की, और सोल्यूशन उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप लोग एक काम करो, दिन के हिसाब से काम बांट लो। सोमवार को तुम खाना बनाओगी और मंगलवार को ईशानी। इसी तरह काम का बंटवारा कर लो। भूले मत भैया कि सप्ताह में 6 नहीं 7 दिन होते हैं। अरे तो ऐसा करो ना, संडे को आप दोनों ही खाना मत बनाओ। संडे को आप दोनों की छुट्टी, संडे को हम बाहर से मंगवा कर खा लिया करेंगे। दोनों भाइयों की बात सुनकर स्नेहा और ईशानी खुशी खुशी उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अगले 1 सप्ताह तक घर में बिल्कुल शांति रहती है और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी अपना काम करती रहती है। संडे के दिन आज तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा दिन आराम से टीवी पर अपनी पसंद का शो देखेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, आज ना बिग बॉस के सारे एपिसोड मैं देख डालूंगी। दोनों देवरानी जेठानी अभी खुश हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ा टाइम लगाते हो तुम लोग दरवाजा खोलने में। इतवार के दिन तो पूरा परिवार घर पर ही होगा ना, तो दरवाजा खोलने में इतना जोर क्यों पड़ रहा है सबको? अरे नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। जोर क्यों पड़ेगा? आइए आइए। स्नेहा बुआ जी को लाकर बैठक में बिठाती है। जाइए, आपकी बड़ी बुआ आई हैं, जाकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बुआ जी को मैं क्यों चाय नाश्ता देने लगा? तुम जाओ, जाकर चाय नाश्ता बनाओ। क्या कहेंगी बुआ जी कि 2-2 बहुओं के घर में होते हुए मेहमानों को चाय नाश्ता मैं दे रहा हूँ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। चाय नाश्ता तो तुम ही दोगे। क्या कहा था तुमने कि संडे के दिन हमारी छुट्टी है, तो भाई छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर में मेहमान आए या बारात आए, हमारा उन सब से कोई मतलब नहीं है। हैरान परेशान होकर विनेश छोटे भाई विशेष के पास जाता है। अरे भैया, ये ईशानी तो कह रही है कि ये बुआ जी के लिए चाय नाश्ता नहीं लगाएगी। अरे तो तुम्हारी भाभी कौन सा कम है? मैं भी तो तुझे यही बताने आया था कि आप क्या करें। करना क्या है भैया, चलिए हम ही चाय बना देते हैं और चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी दे देंगे। दोनों भाई मिलकर बुआ जी के लिए चाय बनाते हैं और माँ के हाथों चाय बैठक में भिजवा देते हैं। अरे बिल्कुल तमीज ही भूल गई है तुम्हारी बहू में। मैं रोज आती हूँ क्या? 6 महीने में तुम्हारे घर आई हूँ, ये नहीं कि चाय के साथ कुछ पकोड़े तलकर खिलाती। ये नमकीन बिस्किट भिजवा दिया कटोरी में रखकर। अच्छा ऐसा कर, अब तो पकोड़े वकड़े रहने दे, खाने की तैयारी करने को बोल दे बहू को। मुझे तो भूख लग रही है, थोड़ी देर में सीधा खाना ही खा लेंगे। अंदर रसोई में इन दोनों से तो कहना ही बेकार है। ऐसा करते हैं, हम ही आटा लगाकर रोटियां बना लेते हैं और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों भाई बारी बारी से आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आटा गूंदना भी एक कला है, ये उन्हें आज ही पता चला था, क्योंकि उनके आटे का तो दलदल बन चुका था। माँ, आज रोटी आप बना दो ना, हम तो आटा ही नहीं गूंद पा रहे हैं। रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, मैंने तो रसोई का काम 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मुझसे कहाँ ये काम हो पाता है। वैसे ही ना मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है। तुमने भी कहाँ ये संडे की छुट्टी वाली मुसीबत मोल ली। चुपचाप जैसा चल रहा था वैसे चलने देते ना। ठीक कह रही हो माँ, अब हो गई गलती, लेकिन आज के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये कहावत शायद हमारे घर के लिए ही बनी थी कि जो बोले सो कुंडी भी खोले।
उस दिन तो बुआ जी को किसी तरह कच्चा पक्का बनाकर तीनों माँ बेटा काम चला लेते हैं, लेकिन आगे से कान पकड़ लेते हैं कि 7 दिन के खाने के मामले में उन्हें बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये है कहानी घर घर की।